नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और ये हमारी टॉप 10 क्वेश्चन आंसर वाली क्लास, जिसमें हम आज हमारा ये 5वां वीडियो है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4, जो आपके पेपर 1 की यूनिट 4 है, उसका चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है नियोजन एवं विकास, और चैप्टर नंबर 13 पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। तो इसके दो चैप्टर आज एक साथ हम खल्लास करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारा मोटिवेशन कोट क्या है आज का, कि विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और प्रयास करता है ना। तान ले फिर मुट्ठियां, एक कोशिश फिर करे ना, एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए, एक बार फिर तैयारी करनी चाहिए। तो विनर वही होता है जो बार बार हारने के बाद एक बार और कोशिश करता है। तो लगे रहिए, डटे रहिए। चलिए, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि नियोजन क्या है ना, प्लानिंग क्या है, व्हाट इज मीन बाय प्लानिंग। तो देखिए, नियोजन से आशय है सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया जो कदम होता है उसे ही हम नियोजन कहते हैं। सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम ही नियोजन है, पहला कदम ही प्लानिंग कहलाता है। नियोजन के लिए आवश्यक है कि उद्देश्य स्पष्ट हो। देखिए, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज क्या है कि आपको अपना एम एकदम साफ साफ दिखना चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट हो, उसे प्राप्त करने के साधन व प्रयास सुव्यवस्थित हो, अवधि निश्चित हो। मान लीजिए अभी आपने एक टारगेट बनाया है कि भाई मेरा ये लक्ष्य है। अब लक्ष्य आपने मान लिया कि मेरे को 12वीं टॉप करनी है। अब लक्ष्य तो ये आपका है, लेकिन इसके लिए साधन क्या है, साधन आप जुटाइए। आपके पास सारे नोट्स है क्या, आपके पास सारी चीजें है क्या, आप बराबर हमसे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, यानी सारे साधन आपको जुटा लेने चाहिए। ठीक है, प्राप्त करने के साधन व प्रयास व्यवस्थित हो और अवधि निश्चित हो, टाइम पीरियड हो फिक्स कि मेरे को इतने टाइम पीरियड में इसको कंप्लीट करना है। देश के आर्थिक साधनों का विस्तृत सर्वेक्षण करके देश की आवश्यकताओं के अनुसार उनका सर्वोत्तम उपयोग निर्धारित करना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। व्हाट इज मीन बाय प्लानिंग, प्लानिंग का क्या मतलब है, देश के आर्थिक साधनों का विस्तृत सर्वेक्षण कर, बहुत ज्यादा तरीके से पूरा सर्वे करके उनका सर्वोत्तम उपयोग, बेस्ट से बेस्ट यूज करना प्लानिंग कहलाता है। योजना आयोग के अनुसार, योजना आयोग क्या क्या परिभाषा देता है, यह पूछी जाती है। नियोजन संसाधनों के संगठन की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। देखिए, व्हाट इज मीन बाय प्लानिंग। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप टेकन इन द राइट डायरेक्शन इनिशियली thoughtfully. It is the necessary for the planning that the objective is clear. आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। मैं पहले ही कह रहा हूं that the objective is clear. The means and efforts to achieve it are organized and duration should be fixed. और कितने टाइम में आपको करना है वो भी फिक्स हो। Determining the best use of the country according to the needs of the country by conducting a detailed survey, है ना। आप अच्छे से एक सर्वे करके कंट्री को ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक रिसोर्स इज द प्लानिंग। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन, द प्लानिंग इज द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन of resource through which the maximum beneficial use of resources is made for fulfillment or certain social objectives. क्लियर है कि what is mean by the planning। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष व स्थायी सदस्यों के नाम। तो हमारी पुस्तक के अनुसार नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वह श्री डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है, और स्थायी सदस्यों के नाम डॉक्टर विवेक देवरॉय और डॉक्टर वीके सारस्वत है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के गठन व उद्देश्यों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मीमांसा कीजिए। आज के टाइम में नीति आयोग का गठन क्या है, क्यों है, उसका क्या रोल है, उसको समझाइए। समझा देते हैं भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखिए, सबसे पहले तो नीति है ना, मैं आपको बता देता हूं, छोटी सी बात यह है कि 1950 में ही हमने प्लानिंग कमीशन बनाया था, जिसको हम कहते हैं योजना आयोग, है ना। इस योजना आयोग का निर्माण
हमने कब कर लिया था जी? इस योजना आयोग का निर्माण हमने 1950 में ही कर लिया था, ठीक है। और इसी योजना आयोग के माध्यम से हम निरंतर पंचवर्षीय योजनाएं चला रहे थे। लेकिन मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा कि चलो कुछ डिफरेंट करते हैं, है ना, सो डिफरेंट। तो डिफरेंट करने के चक्कर में मोदी जी लेकर आ गए एक नया आयोग, मतलब नया तो क्या है, वही पुराना आयोग, उसका नाम कर दिया चेंज और नाम लगा दिया नीति, NITI, नीति। अब इस नीति की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। नीति क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पूछा जाता है बार बार। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये नहीं पूछते, हिंदी वाला नहीं पूछते, इंग्लिश में ध्यान रखो। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसने पूर्व गठित योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, सरकार का थिंक टैंक किसको कहा जाता है? तो याद रखेंगे, नीति आयोग को कहा जाता है। क्या काम करेगा? योजनाएं बनाएगा और देश को एक गतिशीलता प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि जन योजना का संबंध किस विद्वान से है? जन योजना का संबंध किस विद्वान से है? तो इसका सही उत्तर होगा MN रॉय से है। किससे है? MN रॉय से। जन योजना के बारे में उन्होंने बात की थी। पांचवा है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो M विश्वेश्वरैया इसके राइटर है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है प्रमुख दिवस कौन कौन से, उनको थोड़ा दे। अब ये वो आपका पहला वाला चैप्टर हो गया, इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, खास कुछ नहीं है। नीति आयोग क्या है, कब बना था? हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नीति क्या होती है ये हमने देख ही लिया। प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं यहां पर, इसको देखिए। प्रमुख दिवस, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन हुआ था हमारा 14 जून 1992 में, और जिसके माध्यम से हमें हर देश को अपने अपने हिसाब से क्या बनाना था? एजेंडा 21 बनाना था, ठीक है। तो आप प्रमुख दिवसों को याद रखेंगे, यहां से छोटा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस कथा के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी हम इसका उल्लेख करेंगे। सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान, इससे संबंधित घटना का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो जैसा कि आपको पता होगा, अमृता देवी बिश्नोई जोधपुर के खेजड़ली गांव की निवासी थी। उसके गांव में जोधपुर के महाराज अभय सिंह के आदेश से खेजड़ी के वृक्ष काटे जा रहे थे, जिसका अमृता देवी ने विरोध किया। उनके साथ उनकी 3 पुत्रियां भी थी। वह खेजड़ी वृक्षों में लिपट गई, वृक्षों से लिपट गई, यहां पर से होगा, वृक्षों से लिपट गई। यह घटना 21 सितंबर 1730 की है। अमृता देवी के नेतृत्व में बिश्नोई संप्रदाय के 363 लोगों ने, एक दो नहीं 363, कितना बड़ा आंदोलन है देखिए, 363 लोगों ने राजस्थान के खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्ष के रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह कहते हुए दे दी कि सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। इसका अर्थ है हमारे सिर के बदले अगर वृक्ष जीवित रहता है तो इसके लिए हम तैयार हैं। यह घटना मंगलवार की है, जो कि काला मंगलवार के नाम से जाना जाता है, ब्लैक ट्यूसडे के नाम से इसको जाना जाता है। 363 लोगों को एक बार में यहां पर काट दिया गया था। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? आप जानते हैं, सब ये प्रदूषणों के सारे टाइप आपको पता है। प्रदूषण किसे कहते हैं ये भी आप जानते होंगे, ठीक है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। यहां पर पॉल्यूशन में हम एयर पॉल्यूशन की स्पेशली बात करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो हम यहां पर एयर पॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने होकर उभर रहा है, तो संभवतः यह परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। वायुमंडल में विषाक्त गैसों की उपस्थिति से, विषाक्त यानी जहरीली, ठीक है, पॉइजनर्स, विषाक्त गैसों की उपस्थिति से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विषाक्त गैसों में सल्फर एक्सीलेंट, राजनीति, एक सेकंड, ये थोड़ा सा यहां पर लगता है कि कोई मिस्टेक्स हो गई है, इसको काट देते हैं। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन की विभिन्न ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फॉर्मिएल्डिहाइड प्रमुख है। इसमें स्मॉग का प्रकोप होता है। स्मॉग क्या होता है?
फॉग के अंदर जब मिल जाता है स्मॉग, तो मतलब धुआं मिल जाता है काला, तो उसको स्मॉग कहते हैं। इससे अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो वायु प्रदूषण बहुत खराब चीज़ है, हम जानते हैं इसके बारे में। क्या क्या और चीज़ें शामिल है? कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से मिलकर विषैला पदार्थ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तथा अनेक रोग उत्पन्न करता है। क्लोरीन आंख, नाक व गले में सूजन उत्पन्न करती है। लेड सीसा के कण कैंसर का कारण बनते हैं। रेडियोधर्मी कणों से भी कैंसर का खतरा उत्पन्न होता है। धूल के कणों व मैग्नीज के कणों से सांस की बीमारी उत्पन्न होती है। आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय सुझाइए। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है क्या, पहले आपको यह समझनी चाहिए। आज हम निरंतर देखते जा रहे हैं, ग्लोब कहते हैं धरती को, वार्मिंग कहते हैं गर्मी को। निरंतर देखते जा रहे हैं धरती पर गर्मी जो है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती अपना प्रकोप रूप लेती ही जा रही है, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण आजकल क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और उन ग्लेशियर्स पिघलने से क्या हो रहा है कि समुद्र का स्तर ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण क्या है, कभी भी बाढ़ आ सकती है, आती ही आ क्या सकती है, आती ही है, और भी कई कई स्थानों पर जलमग्न होने का खतरा बना रहता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम कदम क्या उठा सकते हैं? सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें, ये बहुत जरूरी है। अब भी अगर हम नहीं समझे ना इस बात को, तो हम कभी नहीं समझेंगे। आज की परिस्थिति देखो, हो सकता हो ना हो, कल ये ना हो कि हमें हमारे बैग की जगह एक पेड़ थाम कर अपने स्कूल जाना पड़े, हमें चलते फिरते ऑक्सीजन के लिए एक पेड़ को अपने कंधे में थाम कर रहना पड़े। तो इसलिए पहले कि उसको कंधे पर उठाए, उससे बढ़िया है कि उस पेड़ों को हम जमीन पर लगा दें और हमारी वातावरण को शुद्ध बना दें। तो एक कोशिश करेंगे तो जरूर हम हमारे पर्यावरण को शुद्ध बना सकेंगे। अधिकाधिक वृक्षारोपण करके अपने आसपास का वातावरण हरा भरा रखें। कार्बनिक ईंधन के प्रयोग में कमी लाई जाए। कार्बन मुक्त ऊर्जा संसाधन जैसे सूर्य, वायु, नाभिकीय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी, वो आपके विंड एनर्जी, ये इनका प्रयोग किया जाए। वन क्षेत्रों की कटाई रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाए, तभी हम ग्लोबल वार्मिंग से निजात पा सकते हैं। आइए पढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं? संवैधानिक प्रावधान यानी जिसका हमारे संविधान में उल्लेख भी है। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहां से प्रश्न बन भी सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान है। सबसे पहला है कि प्रदूषण के निर्धारित मानदंडों को प्रथम बार उल्लंघन करने वाले को 5 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना। मानदंडों का निरंतर उल्लेख करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना और 7 वर्ष की कैद का प्रावधान रखा गया है। नियमों के उल्लंघन करने पर कोई व्यक्ति 2 माह का नोटिस देकर जनहित में मुकदमा दायर कर सकता है। केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि अधिनियम का पालन न करने वाले उद्योगों को बंद करवाने, बिजली व पानी की सेवाएं रोकने के निर्देश दे सकती है। यानी जिन उद्योगों में पर्यावरण के नियमों का पालना नहीं होती है, उनको रोका भी जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज हमारी छोटी सी क्लास, और इसी क्लास के अंदर हमने एक नहीं 2 चैप्टर यूनिट 4 के कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास में हम यूनिट 4 के बचे हुए तीनों चैप्टर एक साथ लेकर आने वाले हैं, जिसका इंतजार कीजिए और जुड़े रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हाँ, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।